नमस्कार बच्चों, मैं निर्मल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति। इसका भाग 3 है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इस पूरे अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि फ्रांस की क्रांति किस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ती है, किस प्रकार महिलाओं का भी फ्रांस की क्रांति में योगदान होता है, किस प्रकार फ्रांस की क्रांति के समय स्वतंत्रता का मुद्दा, समानता का मुद्दा, भाईचारे का मुद्दा बहुत ज्यादा हावी हो जाता है। इन सब बातों को हम इस अध्याय में जानने वाले हैं। आज का अध्याय हमारा जो है वह है राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। इस भाग में हम ये कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे कि फ्रांस में किस प्रकार गणतंत्र की स्थापना होती है। चलिए तो शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण भाग। देखिए, अगर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना की बात हो रही है, इसका मतलब 1791 के अंदर जो संविधान बना था, 1791 के अंदर आपको मैंने बताया कि फ्रांस के संविधान का प्रारूप जो है वह तैयार होता है। अब अगर जनता फिर से राजतंत्र के खिलाफ विद्रोह कर रही है, जनता फिर से गणतंत्र की स्थापना की मांग कर रही है, इसका मतलब 1791 में जो संविधान बनकर आया उसमें कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी। तो देखिए, 1791 का जो संविधान था उसमें जो राजनीतिक अधिकार थे, राजनीतिक अधिकार किनके हाथों में थे? तो राजनीतिक अधिकार थे अमीरों के हाथ में। इसमें राजनीतिक अधिकार अमीरों को दिए गए, कुलीन वर्ग को दिए गए। ठीक है, लेकिन हम तो यह देखते हैं कि फ्रांस की जनसंख्या का लगभग 90% जो हिस्सा है वह तो क्या थे? किसान थे। हम पढ़ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, किसान वर्ग इतना बड़ा वर्ग है, लेकिन राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं किसे? अमीरों को। तो हो सकता है कि वह अमीर उन राजनीतिक अधिकारों का उपयोग सही न करें, किसानों के हित को सोचते हुए न कर पाए। तो यह जो व्यवस्था थी उसके खिलाफ जनता के मन में आक्रोश था। इसीलिए गणतंत्र की स्थापना की बात होती है। और गणतंत्र की अगर स्थापना करनी है तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, देशभक्ति की भावना लानी पड़ेगी, राष्ट्रवाद की भावना लानी पड़ेगी, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना लानी पड़ेगी। इसी की जो भावना है वह किस प्रकार विकसित होती है? तो बात होती है प्यारे बच्चों अप्रैल 1792 की, जब फ्रांस की नेशनल असेंबली प्रशा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर देती है। बहुत सारे स्वयंसेवी जो होते हैं वह इस युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यह जो युद्ध है यह कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के खिलाफ है। उनके होठों पर देशभक्ति के तराने होते हैं और उनके होठों पर एक गीत होता है जिसका नाम है मर्सिले। मर्सिले जो गीत है वह कवि रॉजेट दी लाइल द्वारा रचित गीत है, और इस गीत को सर्वप्रथम गाया था मार्सिलेस के स्वयंसेवियों ने पेरिस की तरफ कूच करते हुए। और आगे चलकर यही गीत जो है फ्रांस का राष्ट्रगान भी बनता है। तो लोगों के होठों पर स्वतंत्रता के, देशभक्ति के तराने थे। वे एक गणतंत्र की स्थापना करना चाहते थे। चलिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो संविधान 1791 में बनकर आया उस संविधान को लेकर लोगों के मन में आक्रोश था। क्यों? क्योंकि उस संविधान में अमीरों को महत्व दिया गया था, राजनीतिक अधिकार अमीरों के हाथ में थे। और इन संविधान की जो नियम है, इस संविधान के जो कानून और नियम है, उनकी जो चर्चा है वह सरकारी क्लबों में होने लगी। जैसे कि अक्सर सरकार कोई भी नया कानून बनाती है तो उसके पक्ष और विपक्ष में बहुत सारी चर्चाएं होती है। आम लोग भी जो है वह ग्रुप बनाते हैं, बच्चे हैं, विद्यार्थी है, वो सब चर्चा करते हैं कि ये नियम अच्छा है या नहीं है। वैसे ही सरकारी क्लबों में 1791 का जो संविधान का प्रारूप बनकर आया उसको लेकर चर्चा होती थी। इन सभी क्लबों में सबसे महत्वपूर्ण क्लब उभर कर आया जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब जो है, इस क्लब का जो नाम होता है वह भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा जाता है। तो जैकोबिन क्लब के साथ साथ और बहुत सारे क्लब बने थे, लेकिन सबसे सफल जो क्लब था वह जैकोबिन क्लब होता है। महिलाएं भी सक्रिय थी और महिलाओं के भी अपने बहुत से क्लब यहां बन जाते हैं। चलिए, इसके अलावा अगर हम बात करें कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, तो कॉन्वेंट का मतलब होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। चलिए, तो मैंने आपको बताया कि जो सरकारी संविधान था, सरकार का जो संविधान था, उस संविधान को लेकर चर्चाएं होती थी, जिनमें सबसे सफल जो क्लब था, सरकारी क्लब, वो जैकोबिन क्लब था। चलिए,
अब जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे, यानी कि मैंने आपको बताया कि सबसे सफल क्लब है, उसमें शामिल जो लोग थे वो किस तरह के लोग थे। तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए ये बात कि जैकोबिन क्लब के जो सदस्य हैं वो समाज के कम समृद्ध लोग थे। कम समृद्ध जैसे कि दिहाड़ी मजदूरी, किसान, ठीक है, जो कम समृद्ध है, जिनके पास इतना धन नहीं है, वे लोग जैकोबिन क्लब के सदस्य हुआ करते थे। देखिए आप यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि छोटे दुकानदार है, छपाई करने वाले लोग हैं, पेस्ट्री बनाने वाले लोग हैं, घड़ी साज है, नौकर है, दिहाड़ी मजदूर, जूते बनाने वाले, ये सभी जो है समाज के कम समृद्ध लोग हैं। ये जैकोबिन क्लब के क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अब जैकोबिन क्लब जो है वह पूरी तरीके से राजतंत्र का विरोध करता है, और इनके जो विरोध प्रदर्शन करने के तरीके होते हैं वो भी बड़े ही अलग होते हैं। जैसे कि कुलीन वर्ग द्वारा एक वस्त्र पहना जाता था जिसे कहते हैं घुटन्ना या ब्रिचेस। तो इन्होंने एक वस्त्र पहनने की शुरुआत करी जो धारीदार, जो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, धारीदार एक पजामा होता है, ठीक है, हम कह सकते हैं धारीदार पतलून, वो पहनना शुरू किया जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने। वो पहने जाने का कारण क्या था, वो पहने जाने का कारण था कि हम कुलीन लोगों से अलग दिखें और उनको अपनी असहमति प्रदर्शित कर सकें, क्योंकि कुलीन लोग पहनते थे ब्रिचेस, जिसको हम घुटन्ना भी कह देते हैं, अभी मैं आपको तस्वीर में दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो कुलीनों को खुद से अलग रखने के लिए जैकोबिन क्लब के सदस्यों ने क्या पहना, उन्होंने पहनी एक धारीदार लंबी पतलून। और इस धारीदार लंबी पतलून जो है इसे क्या कहते थे, सो कुलात कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था बच्चों, सो कुलात। सो कुलात का मतलब क्या होता है, सो कुलात का मतलब ही होता है बिना घुटनने वाला। जैसे कि घुटन्ना कुलीन वर्ग के लोग पहनते थे, और सो कुलात का मतलब होता है बिना घुटनने वाला। चलिए, तो पहनना शुरू कर दिया बिना घुटनने वाला वस्त्र। और ये जो पुरुष है ये एक धारीदार जो है धारीदार पतलून पहनते थे और एक लाल टोपी लगाते थे। लाल टोपी जो थी वो स्वतंत्रता का क्या थी, प्रतीक मानी जाती थी। आप यहाँ पे एक दंपत्ति देख सकते हैं, पति पत्नी देख सकते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार के वस्त्र पहन रहे हैं। पुरुष जो है वो धारीदार पतलून पहन लेते थे, महिलाएं कुछ इस प्रकार का धारीदार वस्त्र पहनती थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको लाल टोपी, लाल टोपी दोस्तों स्वतंत्रता का क्या मानी जाती है, प्रतीक मानी जाती है, याद रखिएगा। चलिए, तो सन 1792 में जो जैकोबिन क्लब होता है, फिर धीरे धीरे वह अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाता है और खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों का विरोध करता है। अब जब विरोध प्रदर्शन होता है तो क्या होता है, तो ये फैसला लेते हैं कि अब हमें राजा के महल में प्रवेश करना है, दंगे करने हैं और राजाओं को सबको कैद करना है, नए चुनाव करवाने हैं और फिर से जो है नए परिवर्तन हमें चाहिए। जैकोबिन क्लब के लोग खाद्य पदार्थों की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर विद्रोह करना यहां पर शुरू कर देते हैं। अब विद्रोह किया गया है तो एक ट्यूलेरी का महल है, कौन सा, ट्यूलेरी के महल के अंदर वे धावा बोल देते हैं और राजा को बना लेते हैं, क्या, बंधक बना लिया जाता है। इसी के साथ में ही शाही परिवार के जो सदस्य हैं, असेंबली के जो शाही परिवार को जेल में डालने का निर्णय लेते हैं और जेल में डालने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है और नए चुनाव करवाए जाते हैं। एक ऐसा चुनाव जिसमें 21 वर्ष से ज्यादा जिसकी आयु है उसे मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। तो 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी पुरुषों को मतदान का अधिकार इसमें दिया गया, ठीक है। जैकोबिन क्लब के सदस्यों द्वारा विद्रोह किया जाता है और उसके पश्चात नए चुनाव करवाए जाते हैं और उसके पश्चात 21 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी लोग हैं उन्हें सभी पुरुषों को मताधिकार या मत का अधिकार देने की बात की जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या होता है। अब इसी दौरान यहां पर जो नवनिर्वाचित असेंबली होती है ना, नवनिर्वाचित जो असेंबली है उसको क्या कहा जाता है, उसको नाम दिया जाता है किसका, कन्वेंशन। क्या नाम दिया जाता है, कन्वेंशन। और इसी तरीके से 21 सितंबर 1792 को किसका अंत हो जाता है, राजतंत्र का अंत हो जाता है। ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि इस भाग का नाम ही क्या है, फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। तो 21 सितंबर 1792 में राजतंत्र का उन्मूलन हो जाता है। चलिए, अब फ्रांस जो है वो एक गणतंत्र बन चुका है, गणतंत्र की स्थापना हो चुकी है। अब गणतंत्र के तहत सरकार एवं उनके प्रमुखों का क्या होता है, चुनाव होता है, जो कि किसके द्वारा करवाया जाता है, जो कि जनता द्वारा करवाया जाता है। इसी के साथ जो फ्रांस का राजा होता है, उस समय राजा होता है लुई
16वां, तो लुई को न्यायालय द्वारा देशद्रोह के आरोप में मौत की सजा सुना दी जाती है। चलिए, तो इसी के साथ यहां पर 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी ला कॉन्कर्ड में उसे फांसी दे दी जाती है। ठीक है, देशद्रोह के आरोप में। अब देशद्रोह क्या होता है? जो अपने देश के साथ गद्दारी करे, या हम अगर किताब की भाषा में कहें तो अपने देश या सरकार के साथ विश्वासघात करना क्या होता है? देशद्रोह होता है। चलिए, तो यहां पर यह तारीख भी याद रखनी है आपको, इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 1793 को जो है लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है, और उसकी रानी मैरी एंटोनेट का भी यही हश्र होता है। चलिए, यहां पर अब आप देख रहे हैं कि जो लोग जो है वह धीरे धीरे स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका जो एक नारा था स्वतंत्रता का, समानता का, वो अब स्पष्ट जो है सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको यहाँ पर जो तस्वीर दिखाई गई है, इसमें जो महिला ने लाल टोपी हाथ में ले रखी है, आप जानते हैं ये लाल टोपी स्वतंत्रता का ही क्या है? प्रतीक है। चलिए, तो यह नारी आकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखाई गई है। चलिए, तो अब जैकोबिन क्लब ने जो है विद्रोह किया। विद्रोह के पश्चात नए चुनाव करवाए गए। ठीक है, संविधान के अंदर, या हम कह सकते हैं कि चुनावों में कुछ परिवर्तन किया गया। 21 वर्ष से ऊपर के पुरुषों को मत का अधिकार दिया गया, है ना। ये सारे काम किए जा रहे हैं। एक प्रकार से हम कह रहे हैं कि जो फ्रांस के अंदर राजतंत्र है उसका अब क्या हो चुका है? उन्मूलन हो चुका है, और गणतंत्र की स्थापना होने जा रही है। चलिए, तो यहां हम देख रहे हैं, अब हम आगे आतंक राज की बात करेंगे कि फ्रांस में कुछ समय तक आतंक राज चलता है। यह आतंक राज क्यों होता है, क्यों शुरू हुआ? क्योंकि जो फ्रांस है, इस फ्रांस के अंदर जो लोग गणतंत्र के विरोधी थे, जिन्होंने गणतंत्र का विरोध किया, उन्हें सबक सिखाना जरूरी था, और जो गणतंत्र का विरोध करे उन्हें सजा दी जाए। तो यह जो काल था, जो 1793 से लेकर 1794 के बीच का काल था, इस काल को क्या कहा गया? आतंक का राज कहा गया। इस समय जो मुख्य व्यक्ति है रोबेस्पियर, रोबेस्पियर जो है वह दंड नीति को अपनाते हैं, नियंत्रण और दंड नीति को फॉलो करते हैं, जिसके तहत कोई भी व्यक्ति जो गणतंत्र का विरोधी होगा उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा, और अगर वो न्यायालय में दोषी पाया जाता है तो उसे गिलोटिन पर लटका दिया जाएगा। गिलोटिन एक ऐसी मशीन है जो कि व्यक्ति को सजा दी जाती है जब मौत की, तो उसकी जो गर्दन है उसे धड़ से अलग करने में काम आती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कुलीन वर्ग जो है, पादरी वर्ग जो है, अमीर लोग जो है, वे सब क्या थे? गणतंत्र के विरोधी थे। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि गणतंत्र के शत्रु कौन थे? कुलीन एवं पादरी, अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य एवं उसकी कार्यशैली से असहमति रखने वाले पार्टी सदस्य। ठीक है, तो इन सबको जो है ऐसे लोग जो कि न्यायालय द्वारा क्या देशद्रोही या फिर अपराधी घोषित कर दिए जाए, उन्हें गिलोटिन पर लटकाने की सजा दी जाती थी। आपको तस्वीर में यहाँ पर गिलोटिन दिखाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, इसको यहाँ पर लेटा दिया गया है। ऊपर दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक आरी जैसा कुछ है, ये रस्सी छोड़ेगा और यह जो है पूरा इसके गर्दन को अलग कर देगा शरीर से, है ना। इसको बोलते हैं गिलोटिन। चलिए, जो रोबेस्पियर है उसे भी गिलोटिन पर लटका दिया जाता है, ये बात भी आप याद रखना। चलिए, लुई 16वें को फांसी हो चुकी है। अभी यहाँ पर जो है रोबेस्पियर जो है आतंक राज के तहत काफी हमें सक्रिय देखने को मिलते हैं। आगे देखिए, अब देखिए, रोबेस्पियर सरकार ने मजदूरी एवं कीमतों की अधिकतम सीमा तय कर दी। ठीक है, इसके अलावा पाव रोटी है, इसकी भी राशनिंग कर दी गई, पाव रोटी एवं गोश्त की। यानी कि अब इनकी जो कीमतें हैं वो निश्चित कर दी गई है, कि अब ऐसा नहीं कि जब मन करे कीमतें बहुत ज्यादा महंगी हो जाए, जैसे राजतंत्र के तहत होता था, करों में कभी भी वृद्धि कर दी जाती थी, आम व्यक्ति जो है वो रोटी खरीद नहीं पाता था। अब ऐसा नहीं होगा। साथ ही अपना अनाज बेचना पड़ता था, किसको? किसानों को, सरकार द्वारा तय की गई कीमतों पर। इसी के साथ एक समता रोटी का भी प्रचलन हुआ। समता रोटी, देखिए, जो सफेद आटा होता था वो बहुत ज्यादा महंगा होता था, वो हर कोई व्यक्ति नहीं खा सकता था, इसलिए एक समता रोटी यानी कि एक सस्ते आटा, ठीक है, जिसे सभी व्यक्ति खा सके, समता रोटी जो कि समानता का प्रतीक है। समता रोटी यानी समान रोटी जो सब खा सके, उसका प्रचलन बहुत ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। जैसे कि अपेक्षाकृत महंगे सफेद आटे पर रोक लगा दी गई और सभी के लिए साबुत गेहूं से बनी समता रोटी खाना अनिवार्य कर दिया गया, है ना। ये रोटी समानता का प्रतीक था और सभी के लिए समता रोटी का यहाँ पर अनिवार्य कर दिया जाता है। बोलचाल और संबोधन में भी बराबरी का आचार व्यवहार लागू करने की कोशिश की गई। अब यहाँ पर जो बोलचाल का तरीका है, किसी को संबोधित करने का तरीका है, अब ये भी बदल दिया जाता है। जैसे देखिए, जैसे कि मानस्यूर यानी
महाशय, महाशय एवं मदाम यानी महोदय के स्थान पर क्या बोला जा रहा है, सितोयेन नागरिक एवं सितोयिन नागरिका नाम से संबोधित किया जा रहा है। इसी के साथ यहां पर हम देख रहे हैं कि चर्चों को अब बंद कर दिया जाता है, क्योंकि जो चर्च है उस पर पादरी का अधिकार होता है, और पादरी आप सभी को पता है, पादरी जो है वह अपनी मनमानी करते हैं, ठीक है। तो इन चर्च को भी क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। रोबेस्पियर ने अपनी नीतियों को बहुत सख्ती से लागू किया था, इसी वजह से आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 1794 के अंदर न्यायालय द्वारा उसे भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो रोबेस्पियर को भी गिलोटिन पर चढ़ा दिया जाता है। गिलोटिन क्या होता है आप सभी जानते हैं, आपको मैंने तस्वीर में दिखा दिया है। चलिए, तो अब जो सरकार है वो जनता का संबोधन प्राप्त करने के लिए क्या करेगी, सभाएं आयोजित करेगी, जैसे कि यहां पर आपको तस्वीर में दिखाया जा रहा है। क्योंकि आम जनता का जो है वह राजतंत्र के खिलाफ, सरकार के खिलाफ हम कह सकते हैं मोह पूरी तरह भंग हो चुका है। तो अब सरकार जो है वह इन क्रांतिकारियों को, देखिए क्रांतिकारी सरकार ने जनता की वफादारी हासिल करने के लिए इस प्रकार के उत्सवों का आयोजन किया, और इसमें प्राचीन यूनान व रोम की सभ्यताओं के प्रतीकों का भी इस्तेमाल किया गया। तो इस प्रकार के आयोजन जो है वह जनता से वफादारी लेने के लिए लोग किया करते थे। सरकार जो है इस प्रकार के आयोजन किया करती थी। चलिए, और कुछ पत्रकार हैं, कुछ अखबारें हैं, उनमें भी स्वतंत्रता को लेकर, इन घटनाओं को लेकर बहुत सी बातें छपती है। जैसा कि क्रांतिकारी पत्रकार कैमिल डेस्मालियंस ने सन 1793 में स्वतंत्रता के बारे में क्या लिखा था, देखिए ये लिखते हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि स्वतंत्रता एक शिशु के समान है, जिसे परिपक्व होने तक अनुशासन की अवस्था से गुजरना आवश्यक है, पर सत्य कुछ है, कुछ और ही है। स्वतंत्रता सुख, शांति, विवेक, समानता एवं न्याय है, यह अधिकारों का घोषणा पत्र है। यानी कि स्वतंत्रता वह होती है जो सुख दे, शांति दे, ऐसा नहीं कि जो स्वतंत्रता दूसरों की स्वतंत्रता का हनन करे। और ऐसा ही एक स्पीच जो है वह 7 फरवरी 1794 को रोबेस्पियर ने कन्वेंशन में भाषण देते समय दिया था, जो ले मोनिटेर यूनिवर्सल अखबार में छपा था। यह बात आपको याद रखनी है। तो जब स्वतंत्रता की बात हो रही है तो स्वतंत्रता से संबंधित अखबारों में बहुत सारी चीजें छपी जा रही है, बहुत सारे भाषण छपाए जा रहे हैं, बहुत सारे भाषण दिए जा रहे हैं स्वतंत्रता से संबंधित। चलिए, अब हम देखते हैं डायरेक्टरी शासित फ्रांस की। लास्ट में जो फ्रांस जो है वह एक डायरेक्टरी के शासन के तहत कार्य करता है। ये डायरेक्टरी क्या होती है, एक परिषद है, ठीक है, परिषद है जो कि 2 किसानों की परिषद से मिलकर चुनी जाती है। देखिए, जैकोबिन सरकार का अब पतन हो चुका है, क्योंकि रोबेस्पियर जो है उसे गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया था, इस वजह से जैकोबिन सरकार का पतन हो चुका था। अब यहां पर मध्यम वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ जाती है। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित किया गया। जो संपत्तिहीन है, जिसके पास संपत्ति नहीं है, उसे मताधिकार का अधिकार भी नहीं है। इस संविधान में 2 चुनी गई किसान परिषदों का प्रावधान किया गया। अब ये जो नया संविधान बना उसमें 2 चुनी हुई किसान परिषदों का प्रावधान किया गया, और यही जो किसान परिषद है वो डायरेक्टरी को चुनती थी। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब देखिए, जो डायरेक्टरी है वह भी राजनीतिक रूप से स्थिरता लाने में सफल नहीं होती है, इसी वजह से नेपोलियन का क्या होता है, उदय होता है। तो डायरेक्टरी जो है वह राजनीतिक अस्थिरता से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय में मार्ग प्रशस्त करती है। यानी कि डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता के कारण ही नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का जो है उसे अवसर मिल जाता है। और इसी के साथ सरकार के स्वरूप में स्वतंत्रता, विधि सम्मत, समानता और बंधुत्वता प्रेरक आदर्श बन जाते हैं। यानी कि जो कि फ्रांस के मुख्य नारे हैं, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्वता, वह क्या बन जाते हैं, मुख्य प्रेरक, मुख्य आदर्श बन जाते हैं। चलिए, तो इस पूरे अध्याय में अगर हम बात करें कि हमने क्या क्या सीखा, तो हमने सीखा है जैकोबिन क्लब के बारे में, जाना कि क्लब क्या था, जो कि सरकारी नीतियों का विरोध कर रहा था, ठीक है, जिसमें जो लोग हैं वो कम समृद्ध लोग थे, ठीक है। और इसी के साथ हमने जाना कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस किस प्रकार का था। हमने जाना कि डायरेक्टरी शासित फ्रांस जो है उसमें राजनीतिक अस्थिरता थी, इसी वजह से नेपोलियन का क्या होता है, उदय होता है। हमने जाना कि आखिरकार आम जनता जो है वह राजतंत्र का विरोध क्यों कर रही थी, क्योंकि जो नया संविधान बना था 1791 में, उसके अंदर बहुत सारी कमियां थी, उसमें अमीरों को जो है वो महत्व दिया गया था, इस वजह से जो है राजतंत्र का उन्मूलन की मांग होती है, और फाइनली राजतंत्र का उन्मूलन भी कर दिया जाता है। आइए थोड़ा सा मूल्यांकन कर लेते हैं। देखिए, प्रश्न 1 है कि फ्रांस के राजा लुई 16वें के लिए क्या दंड निश्चित किया गया था, मृत्युदंड, निर्वासन,
आजीवन कारावास या क्षमादान। तो देखिए इसे जो है मृत्युदंड दिया जाता है, आप सभी को पता है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोबेस्पियर को गिलोटिन पर कब चढ़ाया गया था? जुलाई 1794, जुलाई 1791, जुलाई 1789, जुलाई 1790, तो जुलाई 1794 को। फिर तीसरा प्रश्न है, लुई को फांसी कब दी गई थी? तो देखिए लुई को जो है 21 जून 1793, 5 मई 1793, 21 जनवरी 1793 या 20 जनवरी 1793। तो 21 जनवरी 1793 को लुई 16वें को फांसी दे दी जाती है। जैकोबिन क्लब के सदस्य समाज के समृद्ध लोग थे, बिल्कुल गलत कथन है ये। जैकोबिन क्लब के जो सदस्य थे वो समाज के कम समृद्ध लोग थे, जैसे कि दिहाड़िए हैं, मजदूर है, किसान है ना, जूते बनाने वाले हैं, घड़ी साज है, ये सारी बात हम कर चुके हैं। इसके साथ में एक क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक वाला, कवि रॉजेट दी लायल द्वारा रचित डैश 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 गीत फ्रांस का राष्ट्रगान था। तो कौन सा गीत था? मार्सिले। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा। इसी के साथ ये भाग जो है यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।